गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आपका पॉलिटी का क्लास होगा। सर आ गए हैं। पटना में कुछ बारिश हो रही है अभी, इसीलिए थोड़ा डिले हो गया। फर्स्ट क्लास भी डिले था आपका। पॉलिटी बीएसएससी बैच और बिहार एसआई बैच दोनों में अभी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर चल रहा था, लेकिन क्लास आपका काफी दिन बाद स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग प्लानिंग किए हैं कि पॉलिटी आपको फिर से पुनः शुरू से ही पढ़ाया जाएगा। आज शायद आपको पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, जहाँ से पॉलिटी स्टार्ट होता है, वहीं से सर पढ़ाएंगे। जो बच्चे इससे पहले ये चैप्टर पढ़ लिए हैं, आप लोग रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और नोट्स जिसके पास है, आप नोट्स देख सकते हैं, अपने पास नोट्स रखिए। वैसे आज सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, या जिनके मोबाइल पे कल लिंक गया था चैनल का, सेम हम लोग पीडीएफ का भी लिंक आप लोगों को आज भेज दूंगा शाम तक, है ना। तो अभी आप लोग अच्छे से पॉलिटी पढ़ो, मटेरियल आपको शाम तक चला जाएगा आपके पास, ठीक है। आइए सर, पॉलिटी शुरू से पढ़ते हैं। हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना। पिछले क्लास में जहां काफी विलंब के पश्चात 20 मार्च को क्लास जो समाप्त हुआ था, उसमें मैंने पॉलिटी में काफी आगे तक आपको पढ़ा चुका था। 5 मार्च के बाद जब कोचिंग खुला था तो 16 से लेकर 20 तक पढ़ाए थे। खैर, आप शुरू से पढ़ाना है तो जो विद्यार्थी पहले पढ़ चुके हैं, यकीनन तौर पर उन्हें उसका दोबारा पढ़ने पर लाभ प्राप्त होगा, लाभान्वित होंगे। कोरोना काल में बहुत सारे जो विषय 4 महीना के लगभग अंतराल आप भूल चुके होंगे। तो जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, उससे संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, अपने कार्य क्षेत्र को लगातार निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। आप सभी विद्यार्थी जो उपस्थित हैं, सबको गुड मॉर्निंग और चढ़िया प्रणाम के तो शुभाशीष। और कोरोना काल से लड़ते हुए यकीनन तौर पर सफलता को प्राप्त करना है। तो राज व्यवस्था जो आज आपको बतलाना है प्रारंभिक क्लास से, सबसे पहले राज व्यवस्था के क्षेत्र में आपको अध्ययन करना है, वो है भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। भारत में लोकतंत्र है, भारत एक गणतंत्रीय राष्ट्र है। तो लोकतंत्र गणतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र की विशेषता क्या है। भारतीय संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक गणतंत्रीय राज्य बनाया है, इसकी जानकारी हमें प्रस्तावना से मिलती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्र और गणतंत्र क्या है, ये हमारी संविधान की मूल पृष्ठभूमि है, मूल आधार है, बेसिक जानकारी है। इसको सबसे पहले अध्ययन करना है विद्यार्थीगण। लोकतंत्र जिसका सर्वोत्तम परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन के द्वारा दिया गया कि डेमोक्रेसी इज द बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल। जनतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से शासित होने वाला शासन तंत्र है। जनता के द्वारा आप देखते हैं, देश में जब सरकार का गठन होता है तो जनता को प्रत्यक्षतः मत देने का अधिकार होता है। सरकार चुनने में जनता प्रत्यक्ष अपना योगदान देता है। आप देखते हैं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं जनता जनार्दन है। तो जनता के द्वारा सरकार किसका होगा, कौन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा, कौन राज्य का नेतृत्व करेगा, ये जनता के द्वारा तय किया जाता है। जनता के लिए हर पार्टी जो आप देखते हैं घोषणा पत्र, कोई संकल्प पत्र जारी करता है, इसमें जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी विषय को रखा जाता है कि यदि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम जनता के कल्याण के लिए
समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों की समस्या के समाधान के लिए अमुक 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 कार्य करेंगे। तो जनता के लिए हमारी जो सरकार बनेगी, जो हम देश का, राज्य का नेतृत्व करेंगे, वो जनता के लिए समर्पित होगा। और जनता से, क्योंकि हम लोग अपने में से ही किसी को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो शासन करता है। वो दौर राजतंत्रीय प्रणाली में था कि पुत्र पिता के बाद गद्दी को प्राप्त करता था, भले उसमें योग्यता हो या न हो। औरंगजेब का बेटा गद्दी पर बैठता है, बहादुर शाह। साउंड बहुत कम आ रहा है, देखिए साउंड कम आ रहा है, लिख रहा है साउंड बहुत कम आ रहा है सर। तो औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठता है, जिसकी उपाधि थी शाहे बेखबर। अगला उत्तराधिकारी जो है वो है फर्रुखशियर, जिसकी उपाधि है लंपट मूर्ख। तो ऐसे लंपट मूर्ख, सॉरी, फर्रुखशियर की उपाधि है घृणित कायर। जहांदर शाह 1712 से 13 गद्दी पर बैठता है, उसकी उपाधि है लंपट मूर्ख। तो वैसे व्यक्ति भी गद्दी को प्राप्त कर लेते हैं जिनमें सत्ता को प्राप्त करने का, राष्ट्र का नेतृत्व करने की योग्यता नहीं होती है। वहां राष्ट्र का नेतृत्व कौन करेगा, यह जनता नहीं बल्कि राजतंत्रीय प्रणाली में राजा स्वयं निर्धारित करता था। लेकिन लोकतंत्र में सरकार किसकी बनेगी, राष्ट्र का नेतृत्व कौन करेगा, हमारे कार्य के लिए कौन उत्तरदायी होगा, ये स्वयं जनता के द्वारा तय किया जाता है। राजू कुमार जी, आपका जो सूचना दिया गया है, क्लास कंटिन्यू चलेगा और डेली जो है सो 11 से 12 पॉलिटी होगा। आज विभिन्न कारण से कुछ तकनीकी खामियां के कारण विलंब रहा, कल क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा। तो लोकतंत्र को इसलिए वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है, जिसमें जनता ही सर्वोच्चता होती है, जनता ही राष्ट्र का मुख्य धारा का सर्वोच्च केंद्र बिंदु होता है, जनता की लोक कल्याण के लिए सरकार उत्तरदायी होता है। इसलिए लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है। लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन प्रणाली, अर्थात जनता की शासन प्रणाली। तो सबसे पहले इसी लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। लोकतंत्र की जननी, यहां पर एक दो प्रश्न बनता है कि लोकतंत्र की जननी, आधुनिक लोकतंत्र की जननी। तो आधुनिक लोकतंत्र की जननी ग्रेट ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड को माना जाता है, यूके यूनाइटेड किंगडम को माना जाता है, जहां 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात जो है इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में लोकतंत्र की शुरुआत होती है, जो क्रमिक विकास से वह आगे बढ़ता है। लेकिन प्राचीन काल में, अतीत में लोकतंत्र की जननी माना जाता है एथेंस को। ये लोकतंत्र की जननी। तो प्राचीन काल में लोकतंत्र की जननी एथेंस, ग्रीस, जिसे आज हम कहते हैं, वो एथेंस था, ग्रीस था। जबकि आधुनिक काल में लोकतंत्र की जननी इंग्लैंड को माना जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता जो होती है, उसमें शासन व्यक्ति का नहीं बल्कि लिखित शासन प्रणाली होती है, जहां संविधान के आधार पर व्यक्ति के इच्छा से नहीं बल्कि लिखित कानून के आधार पर शासन का संचालन किया जाता है। राजतंत्रीय प्रणाली में लुई 14 कहता है, मैं ही राज्य हूं फ्रांस का शासक। आप पढ़े होंगे बलबन के बारे में इतिहास के, भारतीय इतिहास के पन्नों पर, जहां उसकी लौह और रक्त नीति को अपनाया जाता है। जो उसकी बात को स्वीकार करेगा वह राज्य के अधीन काम करेगा, अन्यथा उसको सर कलम कर दिया जाए। तो
वहां पर राजतंत्रीय प्रणाली में राजा की शासन, व्यक्ति विशेष की शासन होती थी, और लोकतंत्र में जनता को जनता को ध्यान में रखते हुए, जन समुदाय को ध्यान में रखते हुए शासन का संचालन किया जाता है। इसमें जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के द्वारा चुनी गई साउंड को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। हम मैनेजमेंट को बोल दिए हैं, साउंड आपको बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर से कुछ कर नहीं सकते हैं। डेली क्लास होगा बाबू। तो लोकतंत्र की जननी एथेंस, आधुनिक लोकतंत्र की जननी इंग्लैंड। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में होता है, वो होता है निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन प्रणाली। देखिए फिर मांग कर रहा है साउंड का। निर्वाचन प्रणाली, क्योंकि जनता के द्वारा, जनता कैसे चुनेगी? जब तक निर्वाचन की प्रणाली नहीं हो तब तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कभी भी संभव नहीं है। तो विद्यार्थीगण, विश्व में सबसे पहले निर्वाचन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है एथेंस में। कई बार प्रश्न पूछा गया होगा, रेलवे वगैरह में भी आपने देखा होगा कि मतपत्र, बैलेट पेपर का प्रथम प्रयोग कहां किया गया। तो विद्यार्थीगण, मतपत्र, बैलेट पेपर, चुनाव की प्रणाली की शुरुआत होती है एथेंस में। और भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को देखें, भारत की शासन प्रणाली को देखें, तो सबसे पहले लगभग 950 ईस्वी में के इर्द गिर्द भारत में निर्वाचन की प्रणाली की शुरुआत होती है चोल वंश में। इतिहास के पन्नों पर आप पढ़ते होंगे कि चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। राज्य व्यवस्था में आप पढ़ेंगे, पॉलिटी में आप पढ़ेंगे कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत सबसे पहले चोल शासन काल में हुई, जहां की राजा था परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। वहां चुनाव की प्रणाली, चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, जहां 35 से 70 वर्ष के बीच के 30 लोगों का चुनाव प्रत्येक 2-2 वर्ष के लिए ग्रामीण जनता किया करती थी। तो यहां पर आपका प्रश्न का देखिए आता है कि लोकतंत्र की जननी कौन है? एथेंस। आधुनिक लोकतंत्र की जननी कौन है? तो इंग्लैंड। सबसे पहले मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत कहां होती? एथेंस। भारत में सबसे पहले मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत कहां हुई? दक्षिण भारतीय राजवंश चोल वंश में, या उसे कभी कभी चोल न लिखा गया, द्रविड़ लिखता है, द्रविड़ जाति जो हुई, तो द्रविड़ क्षेत्र में कभी कभी इस प्रकार को प्रश्न को घुमाने के लिए कर देता है। इस सबको ध्यान रखना है। लोकतंत्र की सफलता के लिए मतदान की प्रक्रिया का, सुचारू तरीके से मतदान की प्रक्रिया का होना बेहद ही जरूरी है, अनिवार्य है। बिना मतदान की प्रक्रिया का लोकतंत्र कभी भी सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र कितना लोकप्रिय शासन प्रणाली है, यूं तो विश्व में देश की संख्या 260 या उससे अधिक बतलाई जाती है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता के आधार पर 198 देश को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दे रखा है वर्तमान समय में। और इसमें 100 तकरीबन 40 देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से लोकतंत्र काम कर रहा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। और 57 57 ऐसे देश हैं, 58 58 ऐसे देश हैं जहां नियमित अंतराल पर मतदान के द्वारा जनता सरकार का गठन करती है। एक सरकार को हटाकर दूसरी सरकार को निर्माण के लिए जनता के पास अधिकार प्राप्त होता है। 58 देश हैं जहां नियमित अंतराल पर चुनाव होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत से बड़ा जनसंख्या में चीन है, और चीन में लोकतंत्र नहीं है। चीन में एक भी एक पार्टी की, एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है।
और कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रधान होता है, महासचिव होता है, वही राष्ट्र का राष्ट्रपति बनता है और कम्युनिस्ट पार्टी ही राष्ट्र का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को निर्धारित करता है। जनता को वहां अधिकार नहीं होता है। वहां सिर्फ एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होती है। उसके अलावा 8 अन्य पार्टी को हम मानता है कि 8 पार्टी बनाई जा सकती है, लेकिन उसकी विचारधारा कम्युनिस्ट साम्यवादी विचारधारा की ही वह पार्टी होनी चाहिए। अब भारत में देखते हैं, कोई कहते हैं कि हम दक्षिण पंथी, तो कोई वामपंथी पार्टियां हैं, तो कोई मध्यम वर्गीय पार्टी है, तो कोई समाजवादियां पार्टी। तो सबकी विचारधारा अलग अलग। वहां विचारधारा के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही विचारधारा होगी, साम्यवादी विचारधारा, और उसी के आधार पर वहां शासन का संचालन किया जाता है। तो चीन के बाद सबसे बड़ा देश पड़ जाता है भारत। हाँ विक्रम जी, पॉलिटी क्लास शुरू से हो रही है। पहला चैप्टर से पढ़ाया जा रहा है। पिछले क्लास में आप जो पढ़े थे, जब इसमें काफी अच्छी पढ़ाई हो चुकी थी, लगता है कि शायद संघ लोक सेवा आयोग तक या उससे आगे पढ़ा चुके थे, लेकिन चूंकि काफी अंतराल हो गया, तो इसलिए क्लास को शुरू से किया जा रहा है। कम्युनिस्ट का मतलब जो होता है साम्यवादी। कम्युनिस्ट जो हुआ साम्यवादी। साम्यवादी व्यवस्था के जनक थे कार्ल मार्क्स, जर्मनी के विद्वान थे। प्रोफेसर कार्ल मार्क्स और प्रोफेसर एंजिल ने साम्यवादी व्यवस्था की, राज व्यवस्था की मैनिफेस्टो घोषणा पत्र को तैयार किया। जिस शासन प्रणाली में, जिस सत्ता संचालन में आम नागरिक, समाज के सबसे निम्न वर्ग के नागरिकों को आधार बनाकर, जिसे बोला गया सर्वहारा वर्ग, मेहनत कश वर्ग। कार्ल मार्क्स कहता है कि विश्व में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक शोषक और दूसरा शोषित, जिसमें 90% शोषित है और 10% शोषक है। 90% मेहनत करता है और उसका लाभ वो 10% लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए सत्ता 90% के हाथों में होना चाहिए। हाँ सर जी, राजकुमार जी, क्लास में जो पढ़ाया जाता है वह सिर्फ और सिर्फ कोचिंग लाइफ और कॉम्पिटिटिव लाइफ की मूल अंतर ही होती है। कोचिंग लाइफ टू दी पॉइंट पढ़ाया जाता है, जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। आप में से जो विद्यार्थी दरोगा का एग्जाम दे चुके होंगे, मैंने उन्हें पढ़ाया है, तो आप पाओगे, क्वेश्चन निकाल कर देखिएगा कि मेरे द्वारा दी पढ़ाए गए टोटल A to Z, जिनके भी कोई सिर्फ प्रचार के लिए नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़े होंगे, उनके पास नोट्स उपलब्ध होगा, और उस नोट से आप निकाल कर देखें, एक भी क्वेश्चन उससे अधिक नहीं गया है। टोटल A to Z 15, 16, 14 जो भी क्वेश्चन था आपका कंटिन्यू उससे लड़ गया है, एकदम लाइन बाय लाइन। जो पढ़ाया जाता है वह परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है। तो साम्यवादी व्यवस्था में की जो विशेषता होती है वह होती है, पहला, कि जहां उत्पादन की तमाम प्रक्रिया पर सरकार का नियंत्रण होता है। कोई निजी उद्योग नहीं होते हैं, निजी संस्था नहीं होती है, कोई श्रम संघ नहीं होता है, हड़ताल करने, धरना देने, प्रदर्शन करने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं होती है, नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। जहां नियोजित अर्थव्यवस्था के आधार पर इकोनॉमिक को आगे बढ़ाया जाता है, जहां प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होती है, जहां सिर्फ एक पार्टी की सरकार होती है, उसे कहते हैं साम्यवादी शासन प्रणाली। तो चीन के बाद सबसे बड़ा देश है भारत। भारत में लोकतंत्र है, इसलिए भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में लगभग 90 करोड़ मतदाता है, वोट देने वाले हैं। तो लोकतंत्र की विशेषता, पहला हो गया निर्वाचन की प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली हो, नियमित अंतराल पर चुनाव की व्यवस्था हो। भारत में हर 5 वर्ष पर चुनाव कराया जाता है। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता होती है सत्ता का विकेंद्रीकरण।
एक से अधिक केंद्र, विकेंद्रीकरण, ये लोकतंत्र की विशेषता होती है। लोकतांत्रिक विशेषता में अर्थात उत्तरदायित्व एक जगह नहीं बल्कि उत्तरदायित्व को अलग अलग जगह, अलग अलग समूह में अलग अलग लोगों के बीच बांट दिया जाए। तो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली 3 स्तर की है। केंद्र स्तर पर संघ सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज। तो 3 स्तरीय लोकतांत्रिक प्रणाली भारत में अपनाया गया है। उसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। ये सभी शब्द को ध्यान में रखना, इससे प्रश्न पूछा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण क्या है? तो पंचायती राज है। लोकतंत्र भारत में कितने स्तर का है? तो 3 स्तर का है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी जब स्तर आएगा तो वहां भी 3 स्तर का उत्तर देना है। हाँ, चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी होती है, कोई अन्य पार्टी नहीं होती है। तो लोकतंत्र की विशेषता बतला रहे थे। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सत्ता का एक से अधिक केंद्र का होना, नियमित अंतराल पर निष्पक्ष शांतिपूर्वक चुनाव की प्रणाली को व्यवहार में लाना। तीसरी इसकी जो विशेषता होती है वो होती है कि जनता को लोकतंत्र में आस्था हो, विश्वास हो, क्योंकि जब तक जनता में लोकतंत्र के प्रति आस्था या विश्वास नहीं होगा, वह मतदान की प्रक्रिया में पूर्ण उत्साह के साथ भागीदारी नहीं निभाएगा। तो जहां जनता को लोकतंत्र में आस्था हो, विश्वास हो कि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार हमारे लिए काम करेगी, न कि कोई नृप हो हमें क्या हानि, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगली विशेषता है कि जनता का नैतिक चरित्र ऊंचा हो। नैतिक चरित्र ऊंचा हो, जहां लोभ या भय के आधार पर कार्य नहीं किया जाता हो। लोभ या भय के आधार पर आप हम देखते हैं भारत में लोकतंत्र को अपना लिए और बड़े बेहतर तरीके से 16 बार लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 16वीं लोकसभा 2019 से 2024 तक के लिए है, लेकिन आज भी चुनाव में धन, पैसा चुनाव को काफी प्रभावित करता है। विद्यार्थीगण, इसको ध्यान रखना है कि लोकसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार अधिकतम अधिकतम 70 लाख रुपया खर्च कर सकता है। बिहार जैसे बड़े बड़े राज्यों में विधानसभा में इसे कह सकते हैं एक एमपी चुनाव में 70 लाख, एमएलए 28 लाख रुपया खर्च कर सकता है और मुखिया ग्राम स्तर पर 50,000 रुपया ही चुनाव में खर्च कर सकता है। आप लोग अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी होंगे। एक मुखिया चुनाव में अधिकतम 50,000 रुपया ही खर्च कर सकता है और आप इसके प्रत्यक्ष गवाह होंगे कि मुखिया चुनाव में लाखों लाख खर्च करता है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब आप स्वाभाविक रूप से देखिए कि मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष है। 5 वर्ष में यदि उसने 20 लाख खर्च किया, 20 लाख खर्च करने के बाद कोई जीता होगा, कोई हार भी गया होगा। तो 20 लाख जब खर्च किया तो 20 लाख वो इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। नहीं, 70 लाख अधिकतम सीमा है नियम के मुताबिक। लोग तो खर्च करते हैं। एक उदाहरण आपके सामने है, गोपीनाथ मुंडे जो कि स्वर्गीय हैं, पिछला 15वां लोकसभा में ही चुनाव में जीते थे। 15वीं की बात है, 2014 में गोपीनाथ मुंडे जो कि सड़क परिवहन शायद मंत्री उस वक्त थे, उन्होंने एक सेमिनार में बोला था कि वो उन्हें चुनाव में 8 करोड़ खर्च करना पड़ा है। गोपीनाथ मुंडे जो कैबिनेट मंत्री भी बने थे, सड़क दुर्घटना में मारे गए, उन्होंने एक सेमिनार में, एक संगोष्ठी में इस बात का उल्लेख किया था कि चुनाव में निर्वाचन आयोग 70, उस वक्त 50 लाख था, अभी 70 लाख किया गया है, लेकिन 8 करोड़ खर्च करना पड़ा है। तो सरकार को हिसाब देते हैं 70 लाख या उससे कम, व्यवहार में खर्च ज्यादा करते हैं। जैसे गांव के मुखिया को आप देखे होंगे, लाखों लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च करता है, जैसी जिसकी अवस्था होती है। लोग सरकार को दिखलाता है, निर्वाचन आयोग को 50,000 ही। ये सबको याद रखना है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एमपी अधिकतम कितना खर्चा कर सकता है, एक एमएलए कितना खर्चा कर सकता है, एक मुखिया कितना खर्चा कर सकता है। कोई आर्टिकल इसके लिए नहीं होता है, उसके लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951
जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो बनाया गया था कि चुनाव में कितना खर्च करना है, उसी के आधार पर उसमें समय समय पर परिवर्तन किया जाता है। और वर्तमान समय में एक एमपी को चुनाव में लड़ने के लिए 70 लाख, एमएलए को 28 लाख और मुखिया को 50,000 खर्च करने का प्रावधान किया गया है। तो बतला रहे थे कि एक मुखिया जब 20 लाख खर्च करता है तो 20 लाख वो इन्वेस्ट किया, निवेश किया है, और उसका ये निवेश 5 वर्ष के लिए है। तो उस 5 वर्ष में वो 50 लाख का कमाने का प्रबंध करेगा ही, और जब 50 लाख कमाएगा तो वह पैसा रिश्वत या भ्रष्टाचार से ही आएगी, क्योंकि चुनाव प्रणाली में जब तक सुधार नहीं होता है, लोकतंत्र का वास्तविक विकास नहीं हो सकता है। तो लोकतंत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि जनता का नैतिक चरित्र ऊंचा हो, जो लोभ या भय के बिना काम करे, वह पैसा पर काम न करे, पैसे के लेकर मतदान में भाग न ले। आप लोग देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया के चुनाव में बड़े आसानी से पैसे पर वोट दी जाती है। कोई मुर्गा के टांग पर वोट देता है, कोई शराब पर वोट देता है, कोई नगद पैसा लेकर वोट देता है। तो लोकतंत्र को हम लोगों ने अपना लिया, लेकिन लोकतंत्र की मूल व्यवस्था, जनता का नैतिक बल ऊंचा हो, वो आज भी उसका सही रूप से उस स्तर तक हम लोग नहीं पहुंच सके हैं। लोकतंत्र की अगली विशेषता होती है जनता का आत्मबल ऊंचा हो, जो जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर कार्य नहीं करे। आज भी चुनाव में जाति और धर्म काफी हद तक प्रभावी होता है, क्षेत्र भी काफी हद तक प्रभावित होता है, और हर एक पार्टियां जो उम्मीदवार तय करती है या जनता का जो वोट होता है, यकीनन तौर पर 100% जनता जाति पर वोट नहीं देती है, लेकिन आज भी चुनाव की हार और जीत में जाति एक मुख्य कारक होता है, पैसा एक मुख्य कारक होता है। आपको याद होगा 16वीं लोकसभा चुनाव 2019 तमिलनाडु, एक लोकसभा के चुनाव को इसलिए स्थगित कर देना पड़ा क्योंकि वहां बड़े पैमाने पर पैसा बांटा जा रहा था। 2019 के चुनाव में जो निर्वाचन आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है, 3600 करोड़ रुपया उसने जब्त किया अलग अलग पार्टियों से, जो कि जनता को प्रलोभित करने के लिए, जनता के बीच बांटने के लिए जा रहा था। उसे निर्वाचन आयोग ने 3600 करोड़ रुपया जब्त किया। तो आप तो इतना यकीन मानिए कि जब 3600 करोड़ जब्त हुआ तो कम से कम 7200 करोड़ जरूर बढ़ चुका होगा। तो चुनाव में धन कितना प्रभावी होता है, इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। यही था लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेसी इज द बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल। जनतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता से शासित होने वाला शासन प्रणाली है। यह विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां लगभग 90 करोड़ मतदाता हैं। लोकतंत्र की विशेषता में होती है शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और नियमित अंतराल पर चुनाव का प्रबंध हो, मतदान की प्रक्रिया हो। विश्व में सबसे पहले मतदान की प्रक्रिया एथेंस में और भारत में द्रविड़ क्षेत्र, तमिलनाडु क्षेत्र, चोल वंश में शुरुआत होती है। लोकतंत्र की विशेषता कि जनता का आत्मबल ऊंचा हो, जो जाति धर्म के आधार पर कार्य नहीं करता हो। जनता का नैतिक बल ऊंचा हो, जो लोभ या भय के आधार पर कार्य नहीं करता हो। जनता को लोकतंत्र में आस्था हो, लोकतंत्र में विश्वास हो, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में वह उत्साह के साथ भाग लेता हो और अपने उम्मीदवार का सही परीक्षण कर, उसे गुण और दोष का परीक्षण करके उम्मीदवार का चयन करता हूं। लोकतंत्र की विशेषता होती है विकेंद्रीकरण, अर्थात सत्ता उत्तरदायित्व का एक से अधिक केंद्र का होना। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण 3 स्तर का है: संघ स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और पंचायत स्तर पर पंचायती राज। लोकतंत्र की ये सब मूलभूत विशेषता है। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोकतांत्रिक प्रणाली में काफी तीव्र गति से विकास हुआ। लोकतंत्र में
की विशेषता होती है समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, निम्न जातियां हो, उच्च जातियां हो, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र, सबों को समान प्रतिनिधित्व देना, ताकि आपसी संघर्ष की संभावना नहीं हो। क्या लिखा? जनता एडुकेटेड हो, लोकतंत्र की विशेषता में शामिल है। जनता शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित जनता ही अपना उम्मीदवार का गुण और दोष के आधार पर परीक्षण कर सकता है, गुण और दोष के आधार पर उसका चयन कर सकता है। जनता का एडुकेटेड होना, शिक्षित होना लाजमी है। ये सब हुआ लोकतंत्र और उसकी विशेषता। विद्यार्थीगण, जो बतलाया गया, उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई कठिनाइयां आपको नहीं होगी। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र का जननी कौन है, लोकतंत्र क्या है, ये आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। क्या इसमें कोई कठिनाई है? ये क्या लिखा है इसके झा का भी? ठीक है, तो आज ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है, लोकतंत्र। अगला क्लास होगी, फिर कल आपका 11 से कंटिन्यू क्लास चलेगा, 11:10 से लगभग क्लास शुरू होगा हमारा। आज इतना ही, धन्यवाद।